जी, ऑप्शन एलिमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको सीखने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और उसमें से एलिमिनेशन करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट सीरीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी आप मॉक टेस्ट दीजिए 2 घंटे में और एलिमिनेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मैं 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल भी रहा तो उससे डिमोटिवेशन हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ आज हैं अनिरुद्ध पांडे सर। इनका यूपीएससी 2022 में 64 रैंक के साथ आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसके पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। आज सर से बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। इससे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि सर ऑलरेडी 2020, 21, 22 लगातार पीसीएस में सेलेक्टेड थे। 2020 में इन्होंने जिला कल्याण समाज अधिकारी, 21 में इन्होंने नायब तहसीलदार और 22 में डीएसपी की पोस्ट हासिल की थी। और सर की जर्नी काफ़ी संघर्षमयी रही और काफ़ी प्रेरणादायक भी रही। आज इनसे हम सब कुछ जानेंगे। तो सर हमारी तरफ से और जो व्यूवर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत जी। सर एक बार फिर से जानेंगे कि अपने बारे में थोड़ा सा जो प्राइमरी अपने बारे में जो कुछ है, एक नाम के साथ कहाँ से हैं और कहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध पांडे है और मेरी इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 64th रैंक आई है जी। और मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग पूरे इंडिया में कई अलग अलग जगहों से की क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में थे। उसके बाद मैंने 10th और 12th पुणे से किया जी। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने MNNIT प्रयागराज से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में समाप्त हुआ और 2019 से लगातार मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और चौथे अटेम्प्ट में तीसरी बार मैंने मेंस लिखा था और पहला इंटरव्यू था ये मेरा, जिसमें मुझे 64वीं रैंक प्राप्त हुई जी। सो सब थोड़ा सा जानेंगे कि आपका इस एग्ज़ाम में मीडियम और ऑप्शनल क्या रखे थे। जी, इस एग्ज़ाम में मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। सर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए अभी बता रहे हैं MNIT इलाहाबाद से आपने इंजीनियरिंग की, लेकिन तो उससे क्या मोटिवेशन रहा कि आप स्टार्टिंग से ही इस सिविल एग्ज़ाम में कूद पड़े। जी, इसके पीछे जो मेरा मोटिवेशन था वो मेरे स्कूल कॉलेज में भी कई लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। इसके साथ ही साथ मेरे परिवार में भी कई सिविल सर्वेंट्स हैं, तो दोनों को देख के मेरे को ये मोटिवेशन आया कि मुझे भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है जी। और सर लगातार एफर्ट डालते रहे। ये यूपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा। जी, यूपीएससी में ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और चौथे अटेम्प्ट में तीसरा मेंस और पहला इंटरव्यू था मेरा जी। सर थोड़ा सा जानेंगे कि इस तैयारी में आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक पहुँचे। जी, मैंने कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी, वो मैंने सेल्फ स्टडी से किया, स्टैंडर्ड बुक्स और NCERTs पढ़ के। उसके अलावा कई कोचिंग से मैंने टेस्ट सीरीज़ और मॉक इंटरव्यूज़, टेस्ट सीरीज़ चाहे वो प्री की हो चाहे मेंस की, मॉक इंटरव्यूज़ का मैंने यूज़ किया जी। और इसके अलावा क्लासेस मैंने कहीं से नहीं ली कोचिंग की जी। आप सेल्फ स्टडी करते रहे। तो सर आपका मतलब काफ़ी जानने का हमको अच्छा लगेगा कि जैसे स्टार्टिंग में आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते, पहला कदम इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कहाँ से स्टार्ट किया। डायरेक्ट NCERT या फिर डायरेक्ट कैसे स्टार्ट किया। जी, स्टार्टिंग मैंने 11th और 12th क्लास की NCERT और 6th से 9th क्लास की भी NCERT एक बार रीड करने के बाद 11th और 12th क्लास की NCERT अच्छे से पढ़ी। उसके बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम या रमेश सिंह या शंकर IAS, ऐसी टेक्स्ट बुक्स को मैंने बार बार पढ़ा, उससे नॉलेज बेस बढ़ने लगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ ये सब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सर यूपीएससी में लगातार पैटर्न बदल रहा है और चेंज बदल भी जाए। 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था और जो एस्पिरेंट थे कब बता रहे थे काफ़ी टफ था। तो जिससे 45 से 50 क्वेश्चन लगभग सभी के अप्रॉक्सीमेट सही हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर के क्वेश्चन है ऑप्शन एलिमिनेट करके और अपने माइंड लेवल पर ही हो सकता है। तो इससे जो ऑप्शन एलिमिनेशन की जो प्रक्रिया कैसे उसे जी, ऑप्शन एलिमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसको सीखने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए और उसमें से एलिमिनेशन करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टेस्ट सीरीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी आप
मॉक टेस्ट दीजिए 2 घंटे में और एलिमिनेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जब आप बार बार एलिमिनेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने लिए खुद की कस्टमाइज्ड एलिमिनेशन टेक्निक्स बना लेंगे, जिससे कि आप असली एग्ज़ाम में उनको अप्लाई करके 50-60 की जगह 60-70 सवाल सही कर पाएंगे, जिससे प्रीलिम्स की कट ऑफ पार करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये सर थोड़ा सा ये बताइए कि आपने कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, किस कोचिंग का, और कहाँ से ज्वाइन किया था? जी, प्रीलिम्स के लिए मैंने कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी जो कि मार्केट में अवेलेबल थी, और मेंस के लिए मैंने फोरम आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा यूज़ किया था, और ऑप्शनल के लिए शुभ्रा रंजन मैम की टेस्ट सीरीज़ का यूज़ किया था। जी सर, जो फिल्म्स के लिए और जो कंटेंट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपने क्या क्या कंटेंट पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, उसके लिए बताइए प्रीलिम्स के लिए। जी, प्रीलिम्स के लिए मेरी बुक लिस्ट थी कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, इकोलॉजी के लिए शंकर आईएस, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, और इसी तरह ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी। इन्हीं सोर्सेस को मैंने बार बार पढ़ने की कोशिश की। जी सर, जो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के लिए आपने कैसे प्रॉपर तैयारी किया, डेली आंसर राइटिंग कैसे करते थे, कितने घंटे करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद मेंस के लिए मेरा फोकस था कि मैं अपना कंटेंट इम्प्रूव करता रहूं, साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी करता रहूं। तो आंसर राइटिंग करने के लिए मैंने कई सारे टेस्ट्स दिए, और उन्हीं टेस्ट्स के थ्रू मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। जो भी मैं टेस्ट देता था तो जो भी फीडबैक मुझे मिलता था कुछ जो या मेंटर्स जो बताते थे, मैं उसको सुधार करके अगले टेस्ट्स में उन गलतियों को कम करने की कोशिश करता था। इसी प्रकार मैंने जब 2 महीने 3 महीने लगातार टेस्ट दिए तो उससे काफ़ी सुधार मेरी आंसर राइटिंग में आया। जी सर, आंसर राइटिंग जैसे डेली कैसे करते थे, और मतलब 2 घंटे 3 घंटे लगातार करना चाहिए आफ्टर प्रीलिम्स? अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, जो अब मेंस का एग्ज़ाम आफ्टर 4 मंथ होगा, तो कैसे मतलब प्रिपेयर करें मेंस के एग्ज़ाम के लिए? जी, मैं डेली आंसर राइटिंग तो नहीं कर पाता था, मैंने प्रयास किए, लेकिन तो मैं वीकली आंसर राइटिंग जब मैं टेस्ट देता था तो लगातार 3 घंटे जिसमें आंसर राइटिंग होती है, वो मैं टेस्ट के थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करता था। जी सर, इसके अलावा जैसे मेंस के एग्ज़ाम अब होंगे, तो उससे जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे एक बेस्ट आंसर लिखें, कैसे एक जो बेसिक मिस्टेक हैं उसे सुधारें? जी, अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए आप टॉपर कॉपीज़ देख सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो चेकर्स हैं वो आपकी कॉपी चेक करके आपकी गलतियां बताएंगे, फिर उन गलतियों को आप सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह आप डे टू डे या फिर वीक टू वीक जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके आंसर्स में इम्प्रूवमेंट आने लगता है। जी सर, ये मेंस एग्ज़ाम में क्या नाम है कि किसी भी जैसे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस हो, एक जो करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आप उसे क्या सोर्स आपने फॉलो किया था? जी, करंट अफेयर्स के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए PT 365 का यूज़ किया था विजन आईएएस की, जिसमें 1 साल का ईयरली कंपाइलेशन मिल जाता है। उसको मैंने 2 बार रिवाइज करने की कोशिश की। उसके बाद जब मेंस की बारी आई तो मेंस के लिए मैंने न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ता था मैं, उससे कुछ नोट्स अगर बना पाया या उसमें ऐड कर पाया अपने नोट्स में द हिंदू से फैक्ट्स या स्टैट्स या एग्जाम्पल्स, तो वो मैं करने की कोशिश करता था। इसके अलावा मेंस 365 भी आती थी, जिससे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स या जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं उनको मैं कॉपी करने की कोशिश करता था। जी सर, जो आप डेली कोई न्यूज़पेपर पढ़ते थे उसके बारे में बताइए, और साथ साथ ये भी बताइए कैसे कोई जो न्यूज़पेपर में चल रहा है और टीवी भी कोई देखते थे, कोई चैनल फॉलो करते थे, कोई वेबसाइट फॉलो करते थे? जी, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता था तो उससे कंटिन्यूटी बनी रहती थी। रोज़ के करंट अफेयर्स आपको एक चेन में समझ आते रहते थे, इस वजह से मैं न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंट समझता था। और इसके अलावा मैंने ज़्यादा यूट्यूब का ज़्यादा प्रयोग मैंने नहीं किया था, और लेकिन इंटरनेट सर्चेस पे कई सारे सिलेबस के पॉइंट्स मेंस के मिल जाते हैं, उनके ऊपर अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है, तो उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी सर, जो आपने यूट्यूब चैनल फॉलो किया जो आपको काफ़ी हेल्प मिली हुई, या फिर जो वेबसाइट हो या फिर टेलीग्राम चैनल है जो डेली अपनी रूटीन में फॉलो करते थे, आप बता सकते हैं स्टूडेंट? जी, टेलीग्राम चैनल
मैंने कई फॉलो किए थे, खासकर कि जो टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल हैं वो मैंने यूज़ किए थे, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार सर का चैनल था, या श्रुति शर्मा मैम का चैनल था, या ऐश्वर्या वर्मा सर का चैनल था। इन सारे चैनल्स का मैंने काफ़ी यूज़ किया। वहाँ पे उन्होंने टिप्स और गाइडेंस शेयर की हुई थी कि किस तरह से अप्रोच करें आप, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो मैंने उनका यूज़ किया था। जी, और हेल्प मिला सर उनसे? जी, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिला उन चैनल से, सिर्फ आंसर राइटिंग में ही नहीं, इसके अलावा कहाँ से कंटेंट आपको अच्छा मिल सकता है और कैसे आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, ये सब मेरे को उन चैनल से मिला। जो सर एग्जाम में प्री और मेंस में जो PYQ होते हैं वो तो कितना हेल्पफुल रहता है? जी, PYQ का काफ़ी अहम रोल रहता है। प्री में भी काफ़ी सारे थीम्स जो PYQ में आ चुके हैं वही रिपीट होते हैं, और इसके अलावा मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल में काफ़ी हद तक PYQ सिमिलर ही आ जाते हैं, जैसे पहले पूछे गए उसी साल वैसे ही सवाल फिर से आ जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों में, प्री और मेंस में ही काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाना कहाँ तक अनिवार्य है, नेसेसरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, और आपने बनाए थे? जी, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। मैंने प्री और मेंस दोनों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और शॉर्ट नोट्स से आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो जाती है। जब समय कम बचा हो, 1 या 2 दिन बचे हों और आपको बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करना हो, तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाना काफ़ी हेल्प मिलती है शॉर्ट नोट्स से। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिए। मेंस के लिए आप टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, और प्री के लिए जो भी एरिया है जहाँ से आपको लग रहा है कि मैं फैक्ट्स भूल रहा हूँ या ये चीज़ें मुझे याद नहीं है, उनके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सर एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे सारा खेल सर लिखने पर ही सिलेक्शन है, तो आंसर लिखने में जैसे बीच में डायग्राम हो, इसके अलावा भी और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं, एक जो आंसर ऑथेंटिक हो, ज़्यादा नंबर इंक्रीजिंग हो, अच्छा हो। जी, आंसर राइटिंग अच्छी करने के लिए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के बाद आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरे आप एस्पिरेंट्स, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको अधिक मार्क्स मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। कंटेंट के साथ ही साथ आप अगर डायग्राम का और टेबल्स का प्रयोग कर रहे हैं, मैप्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनसे भी मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं। जी सर, आप लगभग 2019 से ही बता रहे हैं कि आफ्टर जो आपका इंजीनियरिंग होने के बाद तैयारी करें, कितने घंटे डेली पढ़ाई कर लेते थे इस एग्ज़ाम के लिए? जी, मैं 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ने का प्रयास करता था। जी सर, कभी कभी जैसे ऐसा हो रहा, अब तो जैसे लगातार आप 2020 से ही सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन ऐसा तो डर कभी नहीं रहा होगा चलो नहीं होगा तो ये कर लेंगे, लेकिन जैसे फिर भी एक कभी को पढ़ते पढ़ते जैसे कि लगता होगा कि नहीं हो रहा है, क्या करें, तो उसके लिए आप क्या करते थे जैसे मनोरंजन के लिए? जी, जैसे मैं 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल भी रहा, तो उससे डिमोटिवेशन हो जाता है। लेकिन मैंने यही सोचा कि डिमोटिवेट होने से अच्छा आप ये पहचानें कि गलती हुई कहाँ पे और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि अगले अटेम्प्ट में आप वो गलतियाँ फिर से ना दोहराएं। मेरा इस पे ध्यान रहता था, तो इस वजह से ही मैं थोड़ा डिमोटिवेशन से भी फाइट कर पाता था, और मेरा कुछ नंबर से हर बार छूट रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा और सुधार कर दूं तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। जी सर, जो न्यू स्टूडेंट हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, और उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं, जो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें, अपनी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? जी, जो इस फील्ड में न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि ये जर्नी काफ़ी अनसर्टेन हो सकती है। कुछ लोग जैसे मेरे लिए ये जर्नी लॉन्ग भी हो सकती है। तो आप इस फील्ड में आने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आप क्यों इस फील्ड में आना चाहते हैं, और बार बार उस चीज़ को अपने दोहराते रहें अपने दिमाग में, ताकि आपका मोटिवेशन लगातार बना रहे कि क्यों आप ये फील्ड आपने चुना और क्यों आप इसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। जी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन रह गया सर कि जैसे कोचिंग लेना आवश्यक है कि नहीं, और आपने तो सेल्फ स्टडी करके दिखाया, और लास्ट में भी बात हो रही थी कि आपने लास्ट 1 ईयर जो है 2022 में दिल्ली जाकर प्रिपरेशन किया, तो वैसे क्या मतलब रहा कि आप दिल्ली गए और दिल्ली में इम्प्रूव हुआ कि नहीं? जी, तो कोचिंग के ऊपर मेरा यह विचार है कि आप कोचिंग के बिना तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं, और बहुत लोग ले भी रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोचिंग काफ़ी सहायक भी सिद्ध होती हैं, और
उनकी हेल्प से भी आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है। तो हर स्टूडेंट को अपने अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड इसको डिसाइड करने के बाद ये मतलब सोचना चाहिए कि वो कोचिंग जाए या ना जाए। जी जी सर, अपना कीमती समय देने के लिए हमें और हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत। सो फ्रेंड्स, सर ने वो सारी चीज़ें एक बेस्ट अप्रोचिंग और थिंकिंग के साथ प्री मेंस इंटरव्यू और साथ साथ बुक लिस्ट भी सर ने बताया। और सर की जर्नी आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बताया भी हमने कि 2020 से लगातार सिलेक्शन रहते हैं, हालांकि यूपीएससी में नहीं हो रहा था और इस बार इन्होंने फाइनली प्रॉपर आईएएस बन गए। सो आने वाले समय में एक ज़िला इनके डिसीजन पर चलेगा और आई होप कि यह अपने हमारे और आपके उम्मीदों से बहुत ज़्यादा खरा उतरने का काम करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ यह भी बताएं कि कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी कमेंट्स में बताइए, जिसे आने वाले अगले वीडियो में हम पूछेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।